नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज के दिन जमकर रैलियां हुई हरियाणा के चुनावी मैदान में, क्योंकि आज एक दो नहीं बल्कि प्रदेश में कई रैलियां आयोजित की गई, जिसमें सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी सहित अन्य प्रत्याशी भी अपना दमखम दिखाते नजर आए। आखिर आज के दिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले आपको रिपोर्ट अब दिखाएंगे, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी ही नहीं कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी के तमाम नेता जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हुए हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे उनकी जीत तय हो सके। इसी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर हुंकार भरा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और कांग्रेस को मौका मिला, जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, ये काम पक्का। करप्शन, 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 भ्रष्टाचार, 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 भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली तो कांग्रेस पार्टी है। 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या होता था? आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था, किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। कोई गलती मत करना, 10 साल बाहर रहे तो सुधर गए होंगे, ये सुधर सकते ही नहीं जी, ये कभी नहीं सुधर सकते। अब बताइए, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां दुनिया का कोई देश, कोई भी निवेश करने वाला, कोई भी कारखाना लगाने वाला हरियाणा की धरती पर आएगा क्या? तो हरियाणा का नुकसान होगा कि नहीं होगा? वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा और लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। आज जहां कांग्रेस के प्रत्याशी युवाओं के सपनों और भविष्य की नीलामी कर अपना घर भरने की बात कर रहे हैं और खुलेआम पर्ची खर्ची से नौकरी देने की का प्रचार कर रहे हैं, वहीं हमने संकल्प लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 वर्षों में आपके दिशा निर्देश में हमारी सरकार ने 1,45,000 नौकरियां बिना पर्ची खर्ची से हरियाणा में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हरियाणा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए कि किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट का हुआ है। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का
ढोंग करने वाले कांग्रेस पार्टी और बापू बेटे से कुछ सवाल पूछे हुए चुनौती देता हूं कि वे इसका जवाब दें। आज भाजपा ने हरियाणा को सभी 24 फसलें आपके आशीर्वाद से एमएसपी पर खरीदने का भाइयों पहला राज्य देश का ये बना है। कांग्रेस बताए आपके 60-70 सालों में कितने किसानों की फसल आपने एमएसपी पर खरीदी है। वहीं कांग्रेस और इनेलो की बात करें तो आज वो भी चुनावी क्षेत्र में काफी एक्टिव नजर आई। एक तरफ जहां कांग्रेस से भूपेंद्र हुड्डा लाडवा विधानसभा का मोर्चा संभाले हुए थे, वहीं दीपेंद्र हुड्डा हिसार विधानसभा के आदमपुर और नलवा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इनेलो की बात करें तो आज इनेलो के समर्थन में उनकी सहयोगी पार्टी यानी कि बीएसपी की मुखिया मायावती भी पहुंचे, जिनके साथ इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला सहित कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। गौरतलब है, जिस प्रकार चुनाव में महज अब कुछ ही दिन बचे हैं, हरियाणा के चुनावी मैदान में रैलियों का अंबार उमड़ पड़ा है। ये कहना गलत नहीं होगा, इस बार का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है और रोमांच में क्या होगा ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। एक एक दिन जैसे घट रहा है, नेताओं के दिल की धड़कनें लगातार अब बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अब करीब आ चुका है आम जनता के फैसले का। तारीख होगी 5 अक्टूबर, जब आम जनता जाकर करेगी अपने मत का इस्तेमाल। कैद होगी नेताओं की किस्मत ईवीएम कैद में और फिर फैसला होगा 8 अक्टूबर को कि आखिर हरियाणा के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। शुरुआत करेंगे चर्चा की। पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी के, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस, रतन शर्मा प्रवक्ता जेजेपी के, बेनीवाल साहब भी जुड़ गए और रेडू साहब जुड़ गए आईएनएलडी से। बहुत बहुत स्वागत है पंकज बेनीवाल जी, ललित अरोड़ा जी, रतन शर्मा जी, आप सभी का। विजय रेडू भी जुड़ गए फिलहाल चर्चा में। चलिए शुरुआत पंकज बेनीवाल आपसे करते हैं। हौसले बुलंद है आप लोगों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन फिर हरियाणा पहुंचे, मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की गई। उम्मीदों को देखिए पंख लगातार मिल रहा है, लेकिन इन सबके बीच भी कई सारे उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे रहे होंगे चुनावी मैदान में। नमस्कार जी, सभी साथियों नमस्कार, दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हौसले हमेशा से बुलंद रहे, क्योंकि हरियाणा की जनता ने हमेशा प्यार दिया है। 2014 में जैसे नकारात्मक राजनीति को फुल स्टॉप हरियाणा की जनता ने लगाया और नॉन स्टॉप हरियाणा की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हुए 2014, 2019 और अब 2024 के अंदर भी तीसरी बार इतिहास बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हरियाणा की जनता करेगी। इसमें जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका हरियाणा से खासा लगाव है, और जब भी वो हरियाणा आते हैं, हरियाणा की जनता बाहें पसार कर उनका भव्य स्वागत करती है, प्यार करती है और उनको आशीर्वाद देती है। ऐसा ही हमने जब देश का लोकसभा का चुनाव था तब भी देखा कि हरियाणा की जनता ने या देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर पूर्ण भरोसा दिखाते हुए तीसरी बार लगातार भारत देश में इतिहास रचते हुए सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की। तो ऐसा ही इतिहास अब की बार हरियाणा की जनता भी हरियाणा के अंदर रचने जा रही है और तीसरी बार कमल खिलाने का काम हरियाणा की जनता करेगी। नरेंद्र मोदी जी के आने से निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सारे कार्यकर्ताओं की बात नहीं, पूरे हरियाणा की जनता को एक उड़ान और एक पंख मिल जाते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो राष्ट्र हितैषी काम करता है, जो आज तक 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किए, वो आज काम अगर कर पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी कर पा रहे हैं। अगर आज संविधान को पूरे देश में लागू किया जा रहा है 370 धारा को हटा करके, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में एक मत से एक झंडे के साथ लगता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार और आशीर्वाद देने आज गोहाना में पूरे हरियाणा का जन समर्थन पहुंचा और पूरे हरियाणा की जनता ने एक मत में कहा कि भरोसा दिल से, बीजेपी फिर से। तो इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि जैसे बीते 10 वर्षों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, जो किसानों के बारे में आज तक किसी ने सोचा तक नहीं, आज नायब सिंह सैनी की सरकार ऐसे देश की पहला राज्य बना दिया जहां पर 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद होगी। हरियाणा में पहले भी। चलिए बेनीवाल साहब आगे अब आएंगे, अन्य सवाल जब आप पे डिबेट को ओपन कर लें। हौसलों को जो पंख मिल रहा है बीजेपी को, सवाल उसी पर था पहला। ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। ललित जी स्वागत है सूर्या समाचार पर। नमस्कार ललित जी, तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही हैं आप लोग की भी।
राहुल गांधी भी अब आने वाले हैं चुनावी दौरे पर हरियाणा में। जो तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं, सर्वे कह रहे हैं, उससे आप लोग के हौसले और भी ज्यादा इस समय बुलंद हो चले हैं। लेकिन कई सारे नेता ऐसा लग रहा है कि पार्टी का जो है मटिया मेट करना चाहते हैं, उनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो देखिए जो फील्डिंग जो आप लोगों ने तैयार की है उसमें दिक्कत हो सकती है। देखिए, जो प्रधानमंत्री बोले, मुझे 15 सेकंड उस पर बोलने दीजिएगा। ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने नोटबंदी करके जनता का अरबों का नुकसान किया। पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर के दाम जिसके शासनकाल में सबसे अधिक रहे। देश के इतिहास में 9 सालों के शासनकाल में रुपए की कीमत 40 करोड़ गिराने वाला पहला प्रधानमंत्री, बिना समझे सोचे लॉकडाउन लगाने वाला। ऐसा बखिया हो सकता है करोड़ों लोगों को सड़कों पर लाने वाला। जी मोदी की विदेश यात्राओं का खर्च देख लीजिए। पटेल की मूर्ति, बीजेपी का मुख्यालय, नए नोट छुपाने के लिए 50,000 करोड़, प्रचार प्रसार पर हजारों करोड़ खर्च करने वाला, ये 70-80 हजार करोड़ बर्बादी करने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री, अपने पूंजीपति मित्रों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए 11 लाख वन रक्षकों को उनकी जमीनों और घरों से बेदखल कर दिया। उन्होंने हथियार उठा लिए। 25 लाख के ऋण अपने कॉर्पोरेट मित्रों के माफ किए। 10 साल में निवेश क्यों नहीं हुआ हरियाणा में? अब तो इनकी सरकार थी। नए कृषि कानून लाकर 750 किसानों की बलि चढ़ाने वाला प्रधानमंत्री, 520 करोड़ रुपए का राफेल जहाज 1644 करोड़ में खरीदने वाला देश का प्रधानमंत्री, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल मोदी और इन सब को लूटने वालों को बाहर भगाने वाले मोदी। एफडीआई है नहीं, जीएसटी लगाया, ईवीएम प्राइवेटाइजेशन करा हर चीज में, ये मोदी है। अब आई बात का हरियाणा में हमारा क्या है? पहले आप इनकी सरकार के अपराध के आंकड़े, जनता अपराध से त्रस्त है। आज अब हर जगह फिरौतियां हो रही हैं। जरा आंकड़े सुनिएगा। इनके टाइम में अभी इस साल 8 महीनों में 675 हत्याएं, 624 हत्याओं के प्रयास, डकैती के 57 मामले, फिरौती के 265 मामले, बलात्कार के 1020। शर्म आनी चाहिए, पुलिस का कंट्रोल ही नहीं है। बलात्कार का प्रयास 70 है जी, बाल उत्पीड़न 1057, अपहरण 1023, दहेज हत्या 180। ये तो कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। है। और ललित जी, जो मूल सवाल था देखिए उस पर जवाब नहीं मिला। लगातार इस समय हरियाणा में चुनावी प्रचार का दौर जारी है। तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के। आज के दिन मायावती भी पहुंची ताकि इनेलो और बसपा की जो गठबंधन की पार्टी इस बार चुनावी मैदान में, उसको भी यहाँ पर कुछ हौसले बुलंद, उनके प्रत्याशी जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान में डटे रहे। शुरुआत एक बार फिर चर्चा की। पंकज बिनवाल, ललित अरोड़ा, रतन शर्मा और विजय रेणु साहब बने हुए चर्चा में। रेणु साहब, मायावती जी आज के दिन आई, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, और भी कई बड़े हमले उन्होंने किए हैं दोनों पार्टियों पर। देखिए सागर जी, मायावती जी बहुत वरिष्ठ नेता है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार की वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा विकास के कार्य करवाने का काम किया था। बहुत सारी जनहितैषी योजनाएं लागू करने का काम किया था। वो आज हरियाणा प्रदेश में आई, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से उनका जोरदार स्वागत भी किया गया और उनका सम्मान भी करने का काम किया गया। जहां तक आरक्षण का मुद्दा श्रीमती कुमारी मायावती जी ने उठाने का काम किया, वो बिल्कुल सही उठाने का काम किया है। क्योंकि आज हरियाणा हिंदुस्तान में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने भी बाहर जाकर के भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है और कांग्रेस पार्टी की नीति को समाप्त करना चाहते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी जो ये कानून या जो सजेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, इसके ऊपर कोई संज्ञान न लेते हुए ये स्टेट को देने का काम किया। तो श्रीमती मायावती जी ने यही कहा है कि स्टेट में यदि हमें मजबूती मिलेगी तो हम इसको लटकाने का काम करेंगे, इसको रोकने का काम करेंगे और केंद्र के ऊपर दबाव बनवाने का काम करेंगे। क्योंकि आज हिंदुस्तान की ये हालात नहीं हुए हैं कि जो दलित भाई हैं या ओबीसी वाले भाई हैं, वो दलित भाई खास करके उस स्टेज पर अब तक नहीं आए हैं कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। आज हिंदुस्तान में स्वयं गवर्नमेंट कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों को फ्री का राशन देने की सरकार जो ना बात करती है। ये 50-50 लाख लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं और वो फ्री का राशन ले रहे।
तो आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी की ये संयुक्त घोषणा है कि हम हर हाल में आरक्षण को बचाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा पूरा हरियाणा प्रदेश आज के सम्मान दिवस में जो ताऊ देवलाल का 111वां सम्मान दिवस था, इसमें किस प्रकार से प्रदेश के कोने कोने से बहुत भारी संख्या में एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई ताऊ देवलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। यह दर्शाता है जो 1987 का न्याय युद्ध जब ताऊ देवलाल ने किया था और एक बहुत विशाल जनसभा 1986 में इंडिया गेट पर करने का काम किया था, और फिर उसके बाद 23 मार्च 1987 को जींद में एक बहुत बड़े विशाल रैली हुई थी। आज उस रैली का भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, जो ये दर्शाता है कि हरियाणा प्रदेश में अभी इन चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको हम सब माना करते थे कि 25 से 30 सीटों पर जा रही है, आज वही संख्या हमारी 35 से 40 तक पहुंच चुके हैं और हम अपने बहुमत के आधार पर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हाल सभी ने देख रखा है, जिस प्रकार से 10 साल का शासन करने के बाद भी आज ये ऐसी घोषणा लेकर के आ रहे हैं जो इनको पहले लागू करनी चाहिए थी। ये कहते हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, 500 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, आज तक इन्होंने क्यों नहीं दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का एक दूसरे प्रवक्ताओं से। उनको भी रतन शर्मा प्रवक्ता जेजेपी के हैं, रेडू साहब लौट कर आऊंगा। शर्मा जी, कल के दिन एक इंटरव्यू में दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि हमारी हर बार लड़ाई जो है वो कांग्रेस के विचारों से रही है, और विचारों से अगर लड़ाई हो तो फिर उससे हम पीछे नहीं हटने वाले। उनसे यह भी पूछा गया कि अगर आप 10-15 सीटें 20 सीटें अगर आप लाते हैं तो किसके साथ जाएंगे, तो वहां पर उनके हौसले बुलंद थे कि हाँ इस बार हो सकता है अकेले सरकार हम बना लें। लेकिन वैचारिक लड़ाई उनकी कांग्रेस से, बीजेपी से नहीं है। यहां पर थोड़ा सा डमाडोल लगा मामला कि यहां हो सकता है कि फिर जो सॉफ्ट कॉर्नर है उधर वो फिसल जाएं। हमारी नहीं, खाली हरियाणा प्रदेश की जनता की भी लड़ाई है, क्योंकि जब नीरज शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, सबका फैसला है, और 2,000 नौकरियां जो है बांटते आएंगी और 25 से जो है सिफारिश करी जाएगी, तो वो नौकरियां बेचने का काम करेंगे। तो प्रदेश की जनता में जो युवा आज तैयारी कर रहा है कोचिंग की, गरीब का बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका नंबर कटेगा, ये उन्होंने खुद ही मान लिया। और ये कांग्रेस और भाजपा का तो ये हालत, जैसे भैंस जो है छाता देख के डरती और अपना रंग नहीं देखती, काला छाते डरती है। भाजपा के अंदर दिक्कत ये है कि अव्यवस्था है, इनके अंदर काम नहीं हुए। क्योंकि आप देखिए सारी सड़कें टूटी हुई है, जो प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। पूरे मैं गुड़गांव में बैठा हूँ, आपको मैं बताऊँ, बारिश में इतना बुरा हाल हो गया, पानी भर गया चारों तरफ, गाड़ियां डूब गई, कुछ लोग मरे भी, और सड़कें टूटी हुई है। और बताऊंगा हॉस्पिटल था यहाँ पे, तोड़ के वहाँ पे पार्किंग बना दी। एक बस स्टैंड था यहाँ पे, 10 साल से कंडम घोषित कर रखा है, बाहर टेंट में बैठते हैं पुलिस, वो जो है ड्राइवर कंडक्टर सवारियां। और भाजपा ने अपना कई मंजिल का कमल कुछ नाम रख के अपना जो है वो कार्यालय बनाया है, बहुत ही बड़ा कार्यालय, कई करोड़ों। रतन जी थोड़ा देर से भी आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पहले जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब दिया जाए, फिर आप लोग कहानी की बात करें। मैंने बस यही पूछा कि क्या स्टैंड रहेगा चौटाला साहब का। उन्होंने कहा कि विचारधारा मतभेद जो है वो कांग्रेस से बदल नहीं सकता। कांग्रेस के साथ तो जाने का कोई विचार ही नहीं बनता, क्योंकि फिर नौकरियां बेचने। अब नीरज शर्मा जीत कर आएंगे, वो अगर वो 2,000 नौकरी नहीं दी तो वो समर्थन वापस करेंगे। गोगी साहब का घर नहीं बनेगा, वो समर्थन वापस करेंगे। तो कांग्रेस के साथ जाने का, और ये सारे 90 MLA में बटी है बात 2,000, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि हमारा सबका फैसला है, अकेले का फैसला नहीं, उन्होंने कहा। तो ये 2,000 गुणा 90, मतलब कि आप ये कह रहे हैं ना सर कि अगर मौका बन गया तो बीजेपी के साथ आप सोच सकते हैं, क्यों? हमारी कोशिश है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, पूर्ण बहुमत का होगा। थोड़ी बहुत कमी बढ़ेगी तो हमारा कंडीशनल होगा कि मुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी का होगा, तो दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे। यही एक हमारा स्टैंड है, और कांग्रेस के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है, भाजपा के साथ भी नहीं जा रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाती है तब उनका समर्थन ले सकते हैं। नहीं सर, देखिए बीजेपी के साथ ना जाने के सवाल पे सर आप लोग दबे मन से बोलते हैं, इसलिए लगता है कि हाँ वहां पर आप लोग फिसल जाएंगे। क्यों? देखिए इस पर खुश हो रहे बेनीवाल साहब कि हाँ, बेनीवाल साहब खुश भी हो गए कि हाँ चलो 4.5 साल में हमने हटा दिया, फिर मौका मिला तो स्वागत कर देंगे। बाएं फैलाए वो तो इंतजार कर रहे हैं। सर हमारी लड़ाई पूर्ण बहुमत की है, और 2019 में किसी का बहुमत नहीं आया था, और हम तो दोनों से लड़के आए थे।
लेकिन क्या लोकतंत्र में सरकारें नहीं बढ़े, राष्ट्रपति शासन लगे? तो जनता के हित के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने फैसला लिया और कुछ कार्य करने थे। चलिए ठीक है। देखिए चौटाला साहब तो ये भी कह रहे थे ना शर्मा जी कि हमारी पार्टी टूटी नहीं है, तोड़ने की बार बार कोशिश की गई। 7 विधायक अगर पार्टी छोड़ दें 10 में से, इसको भी पार्टी का टूटना ना गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि हाँ ये सही बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल टूटना नहीं है जी। चौधरी देवीलाल जी के 85 में से 40-45 टूट गए थे और वो फिर जनता के बीच में गए और फिर पूर्ण बहुमत लेकर आए, क्योंकि जनता में आपकी जो है क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, तो आप जनता फिर चुनेगी। तो ये तो लोग लालची थे, वो चले गए। अब देखना इनमें से एक भी जीत जाए तो, एक भी नहीं जीत पाएगा इनमें से। और तो भारतीय जनता पार्टी जो है बाहर के जो, ठीक है रतन साहब, अब ले लेते हैं बीजेपी का रिएक्शन। देखिए डिबेट को ओपन करते हैं आधे घंटे के लिए, एक दूसरे के सवाल जवाब जो होंगे आप लोग कर सकते हैं। बेनीवाल साहब देखिए, अन्य पार्टियों के प्रवक्ताओं ने भी ये कहा और धरातल की हकीकत भी आप जान रहे हैं कि अगर अन्य कैंडिडेट का जो अन्य पार्टियों की उनका विरोध अगर हो रहा है चुनावी मैदान में, तो बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। सर इसको दूर कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए विरोध के सुर तो सभी पार्टियों में, कई प्रत्याशियों के हमने देखे, बीजेपी भी वहां पर देखिए छुपी हुई नहीं दिखाई दी। देखिए सागर जी, ये चुनाव में जनता का अधिकार होता है, जनता अपने सवाल पूछ सकती है। और क्योंकि हमने 10 साल तक हरियाणा की जनता की सेवा की है, अगर कहीं पे किसी को सेवा में चूक लगी है तो वो अपने सवाल बेधड़क तरीके से पूछ सकता है। इसमें हम उसको विरोध की दृष्टि से नहीं देखते हैं। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर रोड में दिक्कत आई, यहाँ पे सीवर में दिक्कत आई या कुछ आई, तो हम उसको काम की तरह से सोचते हैं, उसको हम उनकी सेवा की तरह से सोचते हैं। हो सकता है सेवा करते हुए कुछ 1-2 रोड में या 1-2 सीवर में कहीं दिक्कत रह गई होगी। अगर किसी भी हरियाणा वासी को ये समस्याएं हैं, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी उसको विरोध की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आपके शब्द हो सकते हैं कि भाई विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हरियाणा की जनता की हमने सेवा की, उस सेवा में कहीं कोई मोल भाव रहा, कहीं पे कोई चूक रही, वो हरियाणा की जनता हमें बताने का काम कर रही है कि अगले 5 साल में ये कमियां नहीं रहनी चाहिए। हरियाणा की जनता इसलिए आज आगे आकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जहां भी हैं, जहां पर आप विरोध शब्द का यूज कर रहे हैं, देखिए बेनीवाल साहब आइए थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट पे बात अब करते हैं। बेनीवाल साहब, अगर किसी एक संसदीय इलाके का आपका सांसद भी है, उन 9 विधानसभा जो 10 विधानसभा सीटें उस संसदीय इलाके में आती हैं, माफ करिए 9 विधानसभा, उन पर भी बीजेपी का ही विधायक है, कई सारे पार्षद भी आपके हैं, तब तो सर एक एक गली मोहल्ले की समस्याएं दूर होनी चाहिए ना लोगों की। देखिए 1966 में जब से हरियाणा बना, तब से विभिन्न दलों ने हरियाणा के ऊपर शासन करने का काम किया। इन लोगों ने शासन किया है, इन लोगों ने सेवा नहीं की। हम आज सेवा करने के लिए आए हैं। आज हम कह पा रहे हैं कि 24 फसलों पर फसल खरीदेंगे, हरियाणा का हर एक दाना किसान का खरीदा जाएगा एमएसपी के ऊपर। क्या 66 से लेके 2014 तक किसी भी दल ने ऐसी हिम्मत की? क्या ये एक भी दल बता दे कि हमने इतनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कहते हैं कि 6,000 पेंशन दे दूंगा। हरियाणा की जनता हंसती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कि 10 साल तक जब राज था तो 300 से 500 की थी, 1,000 रुपए भी नहीं दे पाए थे। अभी ये कहेंगे कि हम तो 1,000 दिए। एक बुजुर्ग का नाम बता देना बैठ करके कि किसको 1,000 रुपए पेंशन इन्होंने दी थी। ये भारतीय जनता पार्टी है कि 1,000 भी हमने दी और 3,000 भी हमने दी। इनके कार्यकाल में मात्र 200 रुपए की वृद्धि होती है और 3,000 तक लेके जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, जब आज बुजुर्गों का जो मानदेय है, बुजुर्गों की जो पेंशन है, बुजुर्गों का जो सम्मान है, आज वो घर बैठे उनके खाते में आता है पोर्टल के माध्यम से। और उस पोर्टल को कांग्रेस की सरकार या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खत्म करना चाहते हैं। ये 4 लाइनें आज फिर से लगनी स्टार्ट हो जाए। इनको मजा आता है कि हमारे ठीक है बेनीवाल साहब, जब इतने ज्यादा सवालों की बाढ़ आप छोड़ेंगे तो फिर जवाब भी देने का मौका दीजिए। ललित अरोड़ा जी हेडफोन लगा के बारीकी से सुन रहे हैं आपको। लगातार इस समय नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं कि कैसे अपनी पार्टी को जीत दिलाया जाए, कैसे सत्ता का जो स्वाद है वो चखाया जाए, क्योंकि 10 सालों का देखिए वनवास कांग्रेस भी काट रही है, तो इनेलो और जेजेपी भी चाहती है कि इस बार जो हमारी भूमिका रहे वो हम साइड से एंट्री ना करें और इस बार फ्रंट पर हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री बने। सभी पार्टियों के हौसले बुलंद। एक तरफ आम आदमी पार्टी भी सेंधमारी की तैयारी में है और अरविंद केजरीवाल भी लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। चर्चा की तरफ चलेंगे। पंकज बेनीवाल, ललित अरोड़ा, रतन शर्मा और विजय रेणु साहब लगातार चर्चा में बने हुए। ललित अरोड़ा जी, जवाब आपसे लेना था ब्रेक के बाद, लेकिन उस जवाब के पहले मेरा सवाल जो होगा सर, उससे किनारा मत करिएगा। कल के दिन हमारी टीम ने कई बार फोन लगाया कि चलिए कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को, नेता को बिठाते हैं
और मामन खान जी जो बोले एक बार उन पर जवाब लिया जाए। हो सकता है कि आप लोग को पार्टी की तरफ से ऑर्डर आ गया हो कि नहीं, इस बयान पर आज के दिन किसी भी डिबेट में आपकी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बैठेंगे। शायद यही वजह रही होगी आप लोगों ने फोन नहीं उठाया और बैठे नहीं डिबेट में। लेकिन क्या इस तरह के बयान ऐसा नहीं लगता कि ध्रुवीकरण करेंगे चुनाव में, आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है? फिर आप जवाब बीजेपी का दीजिएगा। देखिए, किसी भी इसने कहा है हमारे प्रत्याशी ने, मामन राम ने, अगर कोई ऐसा बयान कांग्रेस का जो कानून सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है, कांग्रेस का है ना कांग्रेस या देश के कल्याणकारी राज्य की स्थापना के संबंध में नहीं है, या पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, उसका पार्टी समर्थन नहीं करती है, खंडन करती है। दूसरी बात, हमारा तो वहां पर जाकर मामन खान के खिलाफ आप एजेंडा चलाएंगे क्या? कि आप ये हम अपने, गलत है? देखिए, ये हम हरियाणा की जनता को बरगलाना चाहता है, झूठ बोल रहा है, जहर घोल रहा है, जातिवाद का, धर्म का जहर घोल रहा है। ये जाके बोलेंगे आप? किनारा करने से बात नहीं चलेगी। आपकी पार्टी का कैंडिडेट है। आप नीरज शर्मा की बात करें तो बोलते हैं हम मुझे उससे समझाइए किनारा कर रहे मत। हैं। आप मामन खान की बात करें तो किनारा कर रहे हैं, उदयभान की बात करें तो किनारा कर रहे हैं, शमशेर गोगी की बात करें तो किनारा कर रहे हैं। सुन चारों लीजिए, जगह बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। सुन लीजिए, पहली बात तो ये कि आपके आचार विचार कर रहे हैं, जनता के बीच में उनका भाईचारा सौहार्द खराब करना चाह रहे हैं। आप उनके खिलाफ जाके वोट मांगिए, जब जाके हम आपको आपसे बात कीजिए। देशभक्त हैं। आप लोग देशभक्ति का ढोंग करते हैं। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, आप हरियाणा को आगे ले जाना चाहते हैं, मामन खान के खिलाफ जाकर एजेंडा चलाइए वहां पर उनकी विधानसभा में। मुख्यमंत्री के खिलाफ एजेंडा चलाइए, की चुनी आप अपने नीरज शर्मा के खिलाफ एजेंडा चलाइए, उदयभान के खिलाफ एजेंडा चलाइए। वो ये एक चारों लोग काट दूंगा। कांग्रेस को आप ध्यान दे रहे हैं, रामेश्वर के किनारा करते हैं। सुनिए ना, हमारे कैंडिडेट नहीं है, बोला है आपको लोग कुछ नहीं होता। आपका आज झूठ फरेब का नकाब आपके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी के चाहिए और हरियाणा की जनता आपको वोट ना दे सके, आपके घर बैठाने का काम करेगी। डालिए, बीच में मत बोलिए। हमने, मैं आपको बता दूं, 2014 में भारत आजाद नहीं हुआ, 1970 में। अरे आपको बताना पड़ेगा कि मामन खान के बयान का खंडन आप कैसे करते हैं? आपकी बातों का अगर आप उसकी निंदा करते हैं तो आप उसका कैंडिडेट कैंसिल कराइए। अगर आपको लगता है कि वो गलत इंसान है, गलत भावना बात कर रहा है, तो आपकी करवाइए ना। ने बयान दिया, आप वहां जाकर के बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी को एमपी से रिजाइन करवा दो। कंगना रनौत को एमपी की सीट, हरियाणा को आगे बढ़ाना चाहती है और हमारे कैंडिडेट ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आइए बेनीवाल साहब आइए सर। हमारे कैंडिडेट बेनीवाल साहब, हमारे कैंडिडेट बेनीवाल साहब, मेरा सवाल डिबेट में तड़का लगाने के लिए नहीं था सर। सुन लेते हैं जवाब ना। आपकी पार्टी के आप जवाब ही नहीं सुन रहे हैं। सुनिए, बेनीवाल साहब सुन लीजिए सर, मेरा सवाल डिबेट में तड़का लगाने के लिए थोड़ी है सर। जवाब पे आ जाते हैं 1970 क्लियर कट। आइए, 1970 में हरियाणा में सारे गांव में बिजली हमने दी, कांग्रेस ने दी, भूल मत जाना। दूसरी बात, वृद्धावस्था पेंशन की आपने बात करी थी, सुन लीजिए, 1,114 से 1,000 रुपए थी। अगर हम महंगाई का इंडेक्स 5.46 काउंट करें तो 10 सालों में ये 69.60% क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट उससे हो जाता है, इंक्रीमेंटल से, तो 1,700 रुपए हो जाते हैं। आप 3,000 दे रहे थे, 1,300 के डिफरेंस को आप 30 मार्का बन गए हैं। दूसरी बात, वोट शेयर की बात करता हूं, हमने कांग्रेस तो आप मानते हैं कि आपकी सरकार सिर्फ 1,700 रुपए करती, आप मानते हैं आपकी सरकार सिर्फ 1,700 रुपए करती और हमने 3,000 रुपए कर दिया। आज आप 6,000 की बात करके ढोंग रखना चाह रहे हैं, हरियाणा की जनता का छलावा करना चाह रहे हैं आप लोग। फिर वही बात सुनोगे तो बोलने नहीं दोगे आप। बिल्कुल आपको समझाना पड़ेगा बीच बीच में मेरे को, आप गलत तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं आप अपनी पार्टी का एजेंडा ना चलाने दें आप यहाँ पर। देखिए, इनको वोट मिले, हमें वोट मिले 46.9%, जबकि 42, झूठ ना बोले, 42% वो मत प्रतिशत मिला है आपको। 4% आप आम आदमी पार्टी का ना जोड़े अपने साथ। क्यों नहीं जोड़े? 42% मिला है आप लोगों को। लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी को आज भी भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के हिसाब से हरियाणा में सबसे अग्रिम पंक्ति में। ये जो बाकी आंकड़े पेश ना करें टीवी पर, कोई आंकड़े पेश ना करें, कोई नोटा से नीचे। तो बेनीवाल साहब सुन लीजिए सर, अपनी बारी का इंतजार अब करिएगा। जब आपने सवाल किया तो मैं आया था आपके पास आराम से। ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वोट परसेंटेज इनका समझ आ जाएगा। कांग्रेस 48% से कम वोट नहीं लेगी, आप ये याद रखिएगा आज की डिबेट को। दूसरी बात, बच्चे पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार बच्चे, 12 लाख लोग बाहर चले गए जमीनें बेच के। अपनी जमीनें कोई बेचता है? इसका मतलब इतनी तंगहाली हरियाणा में आ चुकी है कि लोग पलायन कर रहे हैं।
और बच्चे हमारे नशे की तरफ जा रहे हैं, अफसरों की कमी है, जो है भूमि जोत घट रही है, पश्चिमी देशों में खतरनाक तरीके से रास्तों में जा रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स दिल्ली के रास्ते आ रही है, प्रशासन को एनडीए एक्सप्रेस में कुछ भी नहीं है, नफे सिंह जैसी राजनीतिक हस्तियों को जो है सरिया मार दिया जाता है, गैंगस्टरों का प्रकोप हुआ है। हरियाणा अपराध में नंबर 1 क्यों है, इस पे बात नहीं करते। 10 साल में एक पावर प्लांट आपने नहीं लगाया, जनता इस बात पे वोट देगी। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई बड़ा संस्थान नहीं हुआ, कोई बड़ा उद्योग नहीं आया, क्या बात करते हैं। रेलवे लाइन नहीं बनी, 81 किलोमीटर हमने मेट्रो बनाई थी, 1 किलोमीटर नहीं बनाई। विकास की बात नहीं करते, इधर उधर की बातों में घुमा रहे हो आप। 5000 सरकारी स्कूल आपने मर्ज कर दिए। क्या शिक्षा एक पैसा कमाने का धंधा है? इज इट ए बिजनेस? प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट इज नॉट ए बिजनेस। सरकार ने देश के अच्छे नागरिक और अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अंतरिक्ष यात्री बनाने के लिए स्कूल दिए हैं। आपने मर्जर के बाद एक स्कूल को, मेरे घर के पास में स्कूल था, मेरे बच्चे उस स्कूल में जाते थे, मर्जर के बाद आपने उसको 8 किलोमीटर दूर कर दिया, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। आपने बच्चों के रास्ते बंद किए हैं, आप 750 किसानों की मृत्यु हुई है, आपने बॉर्डरों पे जो हमारा एक्सप्रेशन उसको बंद कर दिया है। 2 लाख सरकारी पद आप खुद कह रहे हैं हम भरेंगे, खाली क्यों है ये बताओ ना। आपके मैनिफेस्टो में 2 लाख पद का जिक्र है, ये खाली है ना, क्यों नहीं भरे? हमने कहा कि हम 2 लाख पद भरेंगे, और किस तरीके से भरेंगे वो हमने बताया। आपके एमएलए क्या कहते हैं, आपके कैंडिडेट क्या कहते हैं कि 50 वोट के बदले एक नौकरी देंगे, ऐसे फर्क लाना चाहते हैं। 86,000 नौकरियां ऐसे दी थी क्या? 86,000 नौकरियां 10 साल में 50 वोट ले लो, एक नौकरी ले लो, ऐसी बातें आप लोगों ने। आपका जो है वो तोमर पकड़ा गया था, कितने करोड़ों रुपए पकड़े, 30 पेपर लीक हुए, परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, पेपर बिके 1 करोड़ में, एससीएस ले लो, 20 में प्रीलिमिनरी क्लियर कर लो। पूरा का पूरा करप्शन है आपके दोनों बोर्डों में। अरे आपके करप्शन का तो शमशेर गोगला वाले ने बता दिया, आपकी सरकार आ गई, सरकार आ गई, तो कैसे वो अपना घर भरने का काम करेंगे, आपने पकड़ेंगे, घर भरने का काम करेंगे, कैसे जनता को बेवकूफ बना करके। आपके नीरज शर्मा ने क्या कहा कि 2-2 हजार नौकरियां मिलेंगी। और आइए अरोड़ा जी, आइए अब चलते हैं। देखिए रेडू साहब के पास लगभग आप लोगों ने 6 से 7 मिनट लिया सर। बेनीवाल जी आएंगे, कांग्रेस की जवाब लेंगे आप। बेनीवाल जी, ठीक है बेनीवाल जी अरोड़ा जी लौट कर आऊंगा सर। हरियाणा की जनता कमल के निशान पर बटन दबाएगी, शासन चला है जो बिना नौकरियां दी है उस पर वोट लगेगी, 24 फसलों की एमएसपी पर वोट लगेगी, हैप्पी कार्ड पर वोट लगेगी, 3,000 पेंशन पर वोट लगेगी। ये सारे जो काम किए, जो अभूतपूर्व काम किए हरियाणा की जनता के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। कांग्रेस ने बेनीवाल जी आप दोनों पार्टियां मान रही हैं कि हाँ लड़ाई आप ही दोनों के बीच है क्या? बस 2 और पार्टियां हैं सर, उनको भी सुनने दीजिए, क्योंकि मायावती ये कह चुकी हैं रेणु साहब कि 2 डिप्टी सीएम यहाँ पे हरियाणा में जीतने के बाद हो सकता है। तो 2 डिप्टी सीएम किस पार्टी से? हालांकि वो क्लियर लगभग किए हैं कि हाँ अभय चौटाला जी हो सकते हैं मुख्यमंत्री बने अगर आप लोग चुनाव जीते तो। हाँ देखिए सागर जी, ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जिस तरह से बच्चों की तरह इनमें आपस में झगड़ा मचा हुआ है, यहाँ प्रवक्ताओं की मैं बात नहीं कर रहा, नेताओं की बात कर रहा हूँ। दोनों ही पार्टियों में बहुत ज्यादा भीतरघात है, बहुत ही ज्यादा इनमें विद्रोह है और एक दूसरे को हराने के लिए इन्हीं के नेता लगे हुए हैं। इस वजह से ये आज परेशान है, इनको लग रहा है कि तुम्हारे हाथ से सत्ता जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है। अभी आपके सामने ही कह रहे थे डॉक्टर साहब कि हमने 10 साल सेवा करने का मौका मिला हरियाणा प्रदेश को, सेवा की 10 साल तक, लेकिन 10 साल में गलियां नहीं बनवा पाई। ये गलियां भी कच्ची पड़ी हैं, तक टूटी पड़ी हैं। ये दावा करते हैं कि हमें एमएसपी देंगे 24 फसलों पर। भाई आज आप जाते जाते जब आपको यह लगा आगे सत्ता आएगी कि ना आएगी, इस वजह से घोषणा तो कर दो। इनके इलेक्शन से पहले फसलें नहीं आनी मार्केट में, घोषणा कर दी। अरे भाई अगर आपको 24 फसलों की एमएसपी देनी थी तो आपको दे देनी चाहिए थी पहले 2019 में जब आपकी सरकार नहीं दे देते, या 2 साल पहले कम से कम एक फसल तो अपने शासन में खरीद करके दिखा देते कि लो भाई हमने सारी फसलें एमएसपी पर खरीद ली हैं।
अब 2 लाख नौकरी देने की बात करते हैं। आखिर ये खाली क्यों रखी गई? प्रदेश की जनता ने तो आपको 10 साल तक गद्दी पर बिठा करके रखा। यदि आपने ऐसे नौकरी देनी थी तो ये खाली लेकर के क्यों चले हुए हो? अगर सही मायने में और सही हिसाब से सत्ता का कोई हकदार है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और ये गठबंधन है बीएसपी का। इनके शासनकाल में देख लो, कांग्रेस वालों ने अभी से कहना शुरू कर दिया जो 10 साल के पीछे के घोटाले, जो बड़े बड़े कांड, लैंड स्कैम। ठीक है रेणु साहब, आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त मेरा एक ब्रेक का हो गया। रेणु साहब लौट कर आऊंगा, एक सवाल जेजेपी से लूंगा, ब्रेक के बाद फिर आपके पास आऊंगा। रतन शर्मा, आपके जवाब से और दुष्यंत चौटाला के कल के दिन जवाब से मुझे ऐसा लगा कि आप लोग नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे इस समय चल रहे हैं। जो बिहार में जो उनका रोल है, आप लोग चाह रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा में इस समय दुष्यंत चौटाला वो काम कर दें और मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन जाए, बीजेपी से कम सीटें लाने के बावजूद, जिस तरह से हमने देखा बिहार में। क्या सही है क्या ये? अच्छी सरकार चला के दिखाएंगे और अच्छे काम करके दिखाएंगे। विधानसभा में बहुमत सिद्ध हो गया हमारा, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि और जनता में हम पूर्ण बहुमत के लिए जा रहे हैं, हम क्यों कम सीटों के लिए नहीं जा रहे। रतन जी, डिमांड आप लोग ज्यादा करेंगे क्योंकि अगर मान लीजिए 20 से 25 सीटें आ गई और किसी पार्टी को 15-20 सीटें कम पड़ गई, तब तो आप कहेंगे मुझे नीतीश कुमार वाला ही रोल चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार को भी तो बीजेपी बनाती है, अपनी जरूरत पे बनाती है। तो ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जबरदस्ती करते, बीजेपी खुद बुलाती है कि आज भी आप मुख्यमंत्री बनिए। और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी को बुलाएंगे, अगर हमारी सीटें 45 नहीं आई तो बीजेपी बुलाएगी कि मुख्यमंत्री बनिए और मुख्यमंत्री बन के विकास करेंगे। और इसमें तो कोई बात नहीं, चौटाला साहब ने भी भाजपा के साथ गठबंधन किया था और पिछले 5 साल अभय चौटाला जी ने भाजपा के कैंडिडेट को राज्यसभा में भी सपोर्ट किया। और अभी गोपाल कंडरा जी ने कहा कि हम तो भाजपा के साथ जाएंगे। तो ये जो है अभय चौटाला जी जनता में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा। 5 साल भाजपा के कैंडिडेट को राज्यसभा में सपोर्ट नहीं किया गया। राज्यसभा में तो शर्मा जी बनाए थे, विनोद शर्मा जी लड़के जो बनाए थे, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, वो निर्दलीय कैंडिडेट था। अरे निर्दलीय क्या था जी, उसके पास आप एक सीट से थोड़ी बनाते, भाजपा का था 40-45 तो भाजपा ही दे रही थी उनको। भाजपा का कैंडिडेट है, किसी का समर्थन कोई कर रहा है, हमें उससे क्या मतलब? वो निर्दलीय कैंडिडेट है, हमसे तो पहले से वो चलता नहीं रहा, बनेगा नहीं। और आपके सहयोगी ने गोपाल कांडा जी ने क्लियर कह दिया हम तो भाजपा के साथ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर कह दिया और जनता के बीच में कहा है। हाँ, हमने उसको नकार किया और हमने अपना समर्थन वापस लिया, लेकिन गोपाल कांडा ने अपने शब्द वापस लिए तो हमारा गठबंधन बना रहा। अदरवाइज अब ये आप लोग भी कैंडिडेट की बात को नकार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रोज एक कैंडिडेट उल्टा सुल्टा बोलता है, वो उनसे किनारा कर लेते हैं। जो यही लोगों के ऊपर दाव लड़ रहे हैं और उन्हीं से किनारा कर रहे हैं। रोजाना कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है और उनसे किनारा कर दिया, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। 90 के 90 कर जाएंगे। इनलो ने ध्यान से किनारा नहीं किया, इनलो ने आदमी से किनारा करने की बात की। समर्थन तो आपका बना हुआ उसको, अभी भी आप उसके खिलाफ बना। हाँ, उसने अपने बयान वापस ले लिए, उसने अपने बयान वापस लिए, उसने कहा कि मैं बीजेपी का समर्थन नहीं लूंगा, मैं इनलो के साथ ही रहूंगा। चलिए बोलिए रेणु साहब, क्या पर्दे के पीछे वाकई में जो अन्य पार्टियां कह रही हैं, कांग्रेस भी देखिए आरोप लगाई कि पर्दे के पीछे आप लोग जो है सपोर्ट करने में लगे हैं। हो सकता है कि जब बीजेपी के साथ कुछ और यहाँ पर आप लोग का पुलाव पक रहा हो। हाँ, देखिए हमारा कोई पुलाव नहीं है, हमारी तो बिल्कुल मूंग की खिचड़ी है। जिसको टेस्ट लेना है लो, नहीं लेना है ना लो। अब हम सरकार बनाएंगे या विपक्ष में बैठने का काम करेंगे, न हम किसी को समर्थन देने का काम करेंगे। कोई आकर के हमारे को समर्थन देगा, हमारी सरकार बनाने का काम करेगा, हम उसका समर्थन अपनी शर्तों के ऊपर लेंगे। आपने आईएनएलडी को नहीं तो जिस खीर से जोड़ा सर, उसमें भी कई सारे व्यंजन सर मिले रहते हैं, जिस तरह से पुलाव में जी आपने जिस खीर से परिभाषित किया सर, वो भी खीर, उसमें भी कई सारे मटेरियल मिल जाते हैं जिस तरह से पुलाव में मिलाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई मटेरियल नहीं है सागर जी, बिल्कुल प्योर मूंग की खिचड़ी बनेगी। जिस भाई को खाना है आकर खाइए, हम प्यार से खिलाएंगे, लेकिन जैसे हम खिलाएंगे वैसे खानी पड़ेगी।
अपनी मर्जी से बंदरबाट नहीं चलेगी। हम मुख्यमंत्री बनेंगे या विपक्ष की आवाज बनेंगे, वेरी क्लियरली हमारा ओपिनियन है। हाँ, रतन सिंह कुछ पूछ रहे थे आप। आज भी सीटें जो है 30-40 सीटें दी है मायावती जी को, वो यूपी बेस थी। यूपी में उनकी 0 लोकसभा सीट आई, उनका तो जनाधार खिसक चुका और उन राजनीति में सक्रिय भी नहीं है। सारी जो एसटी वोट है वो जो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ चली गई सारी वोटें, और वो सक्रिय नहीं है मायावती। तो कैसे आपकी मतलब 50 सीटों में लड़के कैसे आप ले पाएंगे बहुमत? वो मायावती जी तो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं हो, उनकी यूपी में 0 सीट आई। आपके साथ भी लोकदल की काफी वोटें चली गई थी, आपको 10 सीटें जितवाने का काम किया, उन्हीं वोटों ने जितवाने का काम किया। लेकिन आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आपकी एक सीट पर भी जमानत नहीं बचेगी। रतन सिंह, आप तो कह रहे हो कि हम सरकार बनाएंगे, पूरे 90 के 90 में एक सीट पर भी आपकी जमानत नहीं बचने जा रही। नंबर एक बात हाँ, एक मिनट, मेरी बात तो कौन पूरी ना। इसके अलावा जो मायावती जी है, बीएसपी पार्टी है, वो एक वट वृक्ष है, उसमें से एक टहनी निकल गई चंद्रशेखर आजाद की, आजाद समाज पार्टी बन गई। देवीलाल एक वट वृक्ष था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संस्थापक, उसमें से एक टहनी निकली, जेजेपी बन गई। 2 टहनियां मिल गई, और टहनियां कभी हरी नहीं हुआ करती, थोड़े दिन के लिए हरी रहती है, को परेशान कर देती है सर। ऐसे ही आपकी दोनों तो पार्टियां जिस सूख हाथी जाएंगी। के भरोसे आप हैं, अगर आप जेजेपी को चींटी आप समझ रहे हैं तो घुस जाएगी नाक में से रहती है और दम कर देगी आप रहती है। रतन सिंह भाई, तो वट वृक्ष तो ऐसे ही चलते रहते हैं। हरियाणा प्रदेश के रिकॉर्ड की बात आप सारे के चलिए आइए सर, वक्त कम है, देखिए 2-3 मिनट और है। बेनीवाल साहब देखिए इंतजार कर रहे हैं। बेनीवाल साहब देखिए, क्या है कि 2 पार्टियां इस समय ऐसा लग रहा है वो ये कह रही हैं कि हाँ हमारी वाली इस बार चलेगी। इस बार देखिए आप लोग का पलड़ा वाकई में थोड़ा हल्का है क्या? छोटी पार्टियां भी चौड़े में घूम रही हैं। देखिए सागर जी, ये चुनावी माहौल है, चुनावी रंगमंच है, ये चुनावी उत्सव है। इसमें राजनीतिक जो दल हैं वो अपने दावे कर सकते हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावा भारतीय जनता पार्टी का है। और हर एक पार्टी ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी रेणु साहब डिबेट के आखिरी पड़ाव पे है सर, कुछ देर बस मैनेज करिएगा, 3-4 मिनट बस। बेनीवाल साहब आपका फाइनल कमेंट भी होगा इस पे। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार कमल खिलाने जा रही है। हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा की जनता आतुरता के साथ बिल्कुल बैठी है कि कब 5 तारीख आए और कमल का बटन दबाएं, और 8 तारीख को जब ईवीएम खुले तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनती हुई पूरे हरियाणा प्रदेश को नजर आए। ठीक है, ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस के। ललित जी, आज के दिन देखिए फॉर्म में आप नजर आए, लेकिन कई ऐसे कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं, पार्टी उससे किनारा कर रही है। 5-6 नेताओं के ऐसे बयान आए सर, चाहे महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर। अब इन सब से उठकर देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर वाकई में सरकार बनाना चाहती है तो सोच को बदलना पड़ेगा और समझदारी दिखानी पड़ेगी। अरोड़ा जी, कांग्रेस की विचारधारा के विरुद्ध कोई भी खड़ा होता है, हम उसका समर्थन नहीं करते। मैं कई बार आपके साथ डिबेट में कह चुका हूं, ये जो सरकार की तीसरी बार की बात हो रही है, जो परिवार पहचान पत्र है और प्रॉपर्टी आईडी है, पूरा हरियाणा बर्बाद कर रखा है इसने। 70,000 करोड़ रुपया कर्जा था 2014 में। ललित जी देखिए, आप बहुत सीनियर है मेरे से भी। अगर कोई बीजेपी का सांसद किसानों को लेकर बयान देगा, अगर कोई बीजेपी का सांसद किसानों को बुरा भला कहेगा, तो सवाल तो हम बीजेपी से पूछेंगे। बार बार पार्टी उससे किनारा नहीं करेगी। आपने देखिए संवैधानिक पद एक दिया है, आपने दिया है उसको जिम्मेदारी। ये जो चुनाव का समय है ना, माफ कीजिएगा मैं सीनियर हूं, लेकिन आपसे शायद ज्यादा अनुभवी इसमें नहीं हूं। आप डिबेट्स बहुत करते हैं। एक बात सिर्फ बता दीजिए कि कंगना रनौत हमारी बहन की तरह हैं, मैं उनका रिगार्ड भी करता हूं, एमपी हैं, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया और उन्होंने पार्टी ने किनारा कर लिया, मतलब हमें किनारा बिल्कुल, मैं उदाहरण इसीलिए आपको दिया ना अरोड़ा जी कि ये पार्टियां जो किनारे करती हैं कब तक किनारा करेंगे? जवाब तो पार्टी को ही देना होगा। किसी ने गलत बात कही है तो चुनाव है ना, ये तो इससे ज्यादा क्या कहूं, चुनाव है, पता लगेगा। अगर उन्होंने गलत कहा है या बाद में आईटी सेल ने को तोड़ा मरोड़ा है जैसा कि वो कहते हैं या खंडन किया है, जनता तो जागरूक है ना। जनता आज गवर्नेंस पे वोट देगी कि शासन कैसा था। आज जनता इस बात पे वोट देगी कि हरियाणा का 4,51,368 करोड़ जो हो गया कर्जा, और उसमें से भी पूंजीगत ढांचे के लिए 16,000 करोड़ ही बचते हैं,
कैसे सरकार चलेगी? इनकी फिस्कल प्लानिंग बेकार है, इनका डेफिसिट बजट है हमेशा, इसके इन्होंने पर कैपिटा कर्जा कितना बढ़ा दिया है। एक बात आप सारे मानेंगे, गलत साबित कर देना तो डिबेट में नहीं आऊंगा। 2014 में हरियाणा 1 नंबर पे था प्रति व्यक्ति आय में और कानून व्यवस्था में, और आप बात करते हैं हरियाणा में हमने कुछ नहीं किया। देखिए, इस तरह से कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हरियाणा में हमारी पार्टी की सरकार इसलिए आ रही है कि INLD का 1% वोट है, ये आपका वोट 0.46 है। ये भाई साहब जो बैठे JJP वाले बैठे हैं, 15% का 7 MLA भाग गए। तो आज की तारीख में ये तीनों पार्टियों ने खिचड़ी बनाई है, वो खिचड़ी में घी हम डालेंगे और अब खिचड़ी सारी हमने ले जानी है इनकी। अगली बात ये कि ये दुष्यंत चौटाला के बारे में कह रहे हैं। चौटाला साहब ने अभी कहा था कि कांग्रेस अपना राज्यसभा में उम्मीदवार खड़े करते, हम उनको समर्थन करेंगे। ये क्या? ठीक है अरोड़ा जी, फाइनल कमेंट प्रदेश की जनता से क्या कहेंगे? बस 30 सेकंड आपके लिए। जी, मैं सबसे विनती करता हूँ कि हरियाणा में सब लोग इसको, इस दिवस को, इस उत्सव को वोट देंगे। अरोड़ा जी, डिबेट का पूरा निचोड़ यही होता है कि आखिरी लम्हे में प्रदेश की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे दिन भर जो आप लोग चुनावी मंचों पर कह रहे हैं? अरोड़ा जी, सारी जनता उस दिन वोट करने आए, 70% वोट से भी ज्यादा वोट बढ़े, ताकि जो हमारा संविधान है, जो हमारा चुनाव है, इसको पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं। डेमोक्रेसी का एक मंदिर है हमारा देश, तो वहां पे वोट से सरकारें बनती हैं, तो अधिक वोट डालेंगे, अपने जिम्मेवारी का पालन करें। ठीक है सर, 20 सेकंड दे रहे हैं अब, 30 सेकंड INLD और फिर रतन लाल जी को भी। बोलिए रेडू साहब, फाइनल कमेंट क्या होगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने में अपना सहयोग करे और इनेलो BSP गठबंधन के सरकार की स्थापित करने में सहयोग करे। और यदि आप हमारे को आशीर्वाद देते हैं तो हम बुढ़ापा पेंशन 7,500 करने का काम करेंगे, प्रदेशवासियों को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा मुफ्त देने का काम करेंगे। ठीक है सर, फिर आगे कल एक बार फिर कंटिन्यू कर लेंगे इसी के बाद आपको। रतन शर्मा जी, फाइनल कमेंट सर, 20 सेकंड आपके लिए। रतन जी बोलिए। 100 गज में गरीबों को 2 रूम सेट बना करके रेणु साहब कल इसके बाद और बता दीजिएगा सर, समय की थोड़ी कदर कर लीजिए हमारे भी। आइए सर, मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूँ। दुष्यंत चौटाला जी युवा है और कार्यशैली में आपने 4.5 साल में देख ली, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनाए और चाबी के निशान पर बटन दबाएं आने वाली 5 तारीख को। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया रतन जी आपका, ललित अरोड़ा आपका, विजेंद्र रेणु आपका और पंकज बेनीवाल भी चर्चा में थे। शुक्रिया आप सभी मेहमान का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी इस समय जो रेला इस समय लगा हुआ है जमकर, इसमें पार्टियों का जो मेला आप देख रहे हैं, कई दिग्गज पहुंच रहे हैं, लेकिन किसकी शह होगी, किसकी मात होगी, इसका इंतजार अभी बाकी है। लेकिन अब धीरे धीरे वो घड़ियां नजदीक आ रही हैं जब फैसला करेगी आम जनता कि आखिर कौन होगा बेहतर नेता। फिलहाल सूर्या विशेष में इतना ही। नमस्कार।